कभी कभी इंसान अपनी आदतों को लेकर इस कदर से मजबूर हो जाता है कि अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है थाने और इसी का एक थाना पड़ता है मानपाड़ा। मानपाड़ा थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है डोंबिवली और इसी डोंबिवली कॉलोनी का रहने वाला किशोर शिंदे। किशोर जिसकी उम्र है लगभग 37 साल के आसपास। किशोर की पत्नी का नाम सुप्रिया शिंदे। सुप्रिया जिसकी उम्र है 34 साल। किशोर का एक ही बेटा आलोक जिसकी उम्र है लगभग 10 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 फरवरी 2022 की सुबह सुबह। आलोक अपने स्कूल जा चुका था और किशोर अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सुबह के 9 बजे के आसपास किशोर जब अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है तभी सुप्रिया अपने पति को आवाज़ देती है। सुप्रिया अपने पति से कहती है कि दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस पे किशोर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम डॉक्टर के पास चले जाना और जाकर कुछ दवाइयाँ लिखवा लेना और पड़ोस की रहने वाली स्वाति से कह देना कि स्कूल जाकर आलोक को अपने साथ लेकर आएगी। उसके बाद से किशोर अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजता है, किशोर की पड़ोस की रहने वाली स्वाति किशोर शिंदे के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि सुप्रिया कहाँ है, क्योंकि आलोक को मैं स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ। पर जब मैं उसे लेकर के घर पे गई तो देखा कि घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। जब मैंने सुप्रिया के नंबर पे फ़ोन किया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। स्वाति जैसे इस तरह की बातें किशोर से कहती है तो किशोर स्वाति से कहता है कि सुप्रिया की तबीयत ख़राब थी, हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास गई होगी, मैं अभी उसके नंबर पे फ़ोन करता हूँ। इतनी सी बात कह करके किशोर फ़ोन कट कर देता है और फिर अपनी पत्नी सुप्रिया के नंबर पे फ़ोन करता है। पर किशोर भी जब अपनी पत्नी के नंबर पे फ़ोन करता है तो सुप्रिया का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इस पे किशोर को बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर सुप्रिया जब भी घर से बाहर जाती थी तो घर का चाबी पड़ोसियों को दे करके जाती थी। लगभग 2 घंटे तक किशोर लगातार अपनी पत्नी के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन हर बार ही सुप्रिया का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है, जिसे लेकर के अब किशोर काफ़ी परेशान हो उठता है। शाम के वक्त आनन फानन में अपना काम ख़त्म करता है और करीब 7 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंच जाता है। किशोर जब अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उस वक्त भी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। दरअसल किशोर के पास भी एक चाबी था। किशोर उस चाबी से घर का दरवाजे का ताला खोलता है और फिर घर के अंदर एंट्री करता है। किशोर जब घर के अंदर एंट्री करता है तो उसके साथ में पड़ोस की रहने वाली सुप्रिया और उसका बेटा आलोक भी था। ये तीनों जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, ये तीनों जाकर घर के हर कमरे में सुप्रिया का तलाश करते हैं, लेकिन सुप्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब सुप्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार किशोर अपने जानने वाले तमाम लोगों के नंबर पर फ़ोन करता है और फिर सुप्रिया के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम लोग सुप्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब रात्रि के 8 बजे तक भी सुप्रिया का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार किशोर अपने ही पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति को लेकर के नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी सुप्रिया की तलाश करना शुरू कर देती है। इधर किशोर अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर पे आ जाता है। लेकिन किशोर जब अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि बरामदे में जो उसका सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो सोफ़ा दीवार में जा कर के टच कर गया था, जबकि वो सोफ़ा दीवार से थोड़ी सी दूरी पे रहता था। क्योंकि सोफ़ा जब भी दीवार में टच करता था, इस बात को लेकर सुप्रिया काफ़ी नाराज़ होती थी। सुप्रिया अपने पति से कहती थी कि अगर सोफ़ा दीवार में टच करेगा तो दीवार में निशान आ जाएगा, इसीलिए किशोर अब उस सोफ़े को दीवार से अलग करता है। पर किशोर जब उस सोफ़े को खींचता है, वो सोफ़ा उसे खींचा ही नहीं जाता है। दरअसल सोफ़ा काफ़ी भारी था, जिसे लेकर के अब किशोर को अंदर थोड़ा शंका हो जाता है।
किशोर जब उस सोफे को खोलता है तो सोफे के अंदर का नज़ारा देख किशोर एकदम ज़ोर से चीख पड़ता है। दरअसल उस सोफे के अंदर ही सुप्रिया का डेड बॉडी पड़ा था। जैसे ही अपनी पत्नी को मृत अवस्था में देखता है, किशोर चीख चीख करके रोने लगता है। किशोर की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात की जानकारी पुलिस को भी मालूम चल जाता है। जो पुलिस सुप्रिया को इधर उधर तलाश कर रही थी, पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि सुप्रिया की डेड बॉडी उसी के घर में बरामद हुआ है, पुलिस अपने टीम के साथ सुप्रिया के घर पे पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले सुप्रिया की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पे एक प्लास्टिक की रस्सी लगी हुई है। उसके गले पे हल्का सा निशान भी दिखाई दे रहा था। दरअसल सुप्रिया का कपड़ा भी जहाँ तहाँ बुरी तरीके से फट चुका था। पुलिस सबसे पहले सुप्रिया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर किशोर के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुप्रिया के घर की तलाशी लेती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन उस घर में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में मदद मिल सके। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सुप्रिया के घर के अंदर ही उसकी हत्या किसने कर दिया है। पुलिस इतना तो ज़रूर यकीन कर चुकी थी कि सुप्रिया की हत्या करने वाला किशोर का कोई अपना ही था, क्योंकि वो सुप्रिया के घर के अंदर बड़ी आराम से एंट्री किया था और सुप्रिया की हत्या करने के बाद उसके घर से बाहर निकल गया था। इसीलिए पुलिस अब सुप्रिया के घर के आसपास का सीसीटीवी चेक करना शुरू करती है। इधर पुलिस अभी सीसीटीवी चेक कर ही रही थी, तभी किशोर को अपने घर के बरामदे में एक जोड़ी चप्पल दिखाई देता है। किशोर इस चप्पल के बारे में पुलिस को बताता है। किशोर पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये चप्पल हमारे घर के किसी भी सदस्य का नहीं है। पुलिस कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी। पुलिस अब इस चप्पल के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। चप्पल को लेकर के आस पड़ोस के लोगों को दिखाती है, तभी पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति उस चप्पल को देखकर पहचान जाता है और पड़ोसी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब ये चप्पल हमारे ही पड़ोस का रहने वाला विशाल का है। विशाल जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। ये विशाल कोई और नहीं बल्कि किशोर जब अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में गया था तो विशाल को ही अपने साथ लेकर के गया था। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस पड़ोसी के ही तहरीर पे विशाल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर विशाल से सुप्रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। विशाल पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला सुप्रिया की हत्या क्यों करूँगा, क्योंकि मैं ही किशोर के साथ में सुप्रिया का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में भी आया था। विशाल जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसमें पुलिस विशाल से पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि सुप्रिया लापता हो चुकी है। पुलिस जब इस तरह का सवाल विशाल से करती है, विशाल कोई जवाब नहीं देता है। इसमें पुलिस को भी अब विशाल के ऊपर गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब विशाल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार विशाल भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पर विशाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। विशाल जो कि मुरवाड़ी थाने का रहने वाला है, विशाल का पूरा परिवार भी है, लेकिन विशाल एक रोज़गार की तलाश में डोंबिवली में आता है। यहीं पे एक किराए का कमरा लेकर के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। लेकिन विशाल के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है। विशाल जब भी किसी महिला को देखता है, उन महिलाओं के तरफ काफ़ी गंदी निगाहों से देखता है। विशाल हर महिलाओं के साथ में संबंध बनाने का सपना देखने लगता है। विशाल की एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन विशाल की गर्लफ्रेंड लगभग 3 महीने पहले अपने गांव जा चुकी है, जिसकी वजह से विशाल पिछले 3 महीनों से किसी भी महिला के साथ में संबंध नहीं बना पाया है। विशाल किसी भी महिला के साथ संबंध बनाने के लिए एकदम पागल हो चुका था। तभी विशाल की नज़र सुप्रिया पे पड़ती है। विशाल जब सुप्रिया को देखता है तो सुप्रिया की खूबसूरती देख अब उसके नज़दीक जाने के लिए किशोर से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद से 2-3 बार किशोर के घर पे भी जाता है, लेकिन विशाल को कभी मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो सुप्रिया से अपनी दिल की बात कह सके। आखिरकार जब मौके का तलाश करना शुरू करता है, एक दिन विशाल को मौका मिल ही जाता है। दरअसल सुप्रिया को भी मैगजीन पढ़ने की आदत थी। सुप्रिया एक दिन दुकान में जब मैगजीन खरीदने के लिए जाती है
तो वहीं पे विशाल से मुलाकात होती है। सुप्रिया जब अपना मनपसंद मैगजीन दुकानदार से मांगती है, वो मैगजीन दुकान में अवेलेबल नहीं होता है। इस पे विशाल सुप्रिया से कहता है कि भाभी, जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ उस रास्ते में एक बहुत बड़ी किताब की दुकान है, आप जैसी मैगजीन चाहोगी उस दुकान में मिल जाएगा। विशाल जब इस तरह की बातें सुप्रिया से कहता है तो सुप्रिया भी विशाल से कहती है कि जब तुम उधर नौकरी करने के लिए जाते ही हो तो मेरे लिए कुछ मैगजीन भी लेते आना। विशाल वो मैगजीन लाने का वादा कर देता है। 14 फरवरी 2022 को विशाल ढेरों सारी मैगजीन खरीद कर लाता है। करीब 2 बजे के आसपास सुप्रिया के घर पे जाता है। जब बेल बजाता है, सुप्रिया उस वक्त अपने घर पे अकेली थी। सुप्रिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, विशाल उससे कहता है कि भाभी, आपने जितने भी मैगजीन मांगा था मैं आपके लिए सारी मैगजीन लेकर आया हूँ। वो सारी किताबें देखकर सुप्रिया भी एकदम से खुश हो जाती है। विशाल से कहती है कि घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। विशाल जब सुप्रिया के घर के अंदर जाता है, सुप्रिया उसे कुर्सी पर बिठा देती है और साथ ही साथ एक गिलास पानी भी ला कर देती है। इधर विशाल जब उस पानी को पीना शुरू करता है, तभी सुप्रिया उस मैगजीन के बंडल को खोलती है। लेकिन सुप्रिया जब उस बंडल को खोलती है, उसमें जब किताब देखती है, किताब देखकर सुप्रिया एकदम से भड़क जाती है। दरअसल विशाल एक से एक गंदी किताबें खरीद कर लाया था। सुप्रिया जब उस किताब को देखती है, विशाल के ऊपर एकदम से भड़क जाती है और कहती है कि तुम ये कैसी कैसी गंदी किताबें खरीद कर लाए हो, मैं इस तरह की किताब कभी नहीं पढ़ती हूँ। पर सुप्रिया जैसी इस तरह की जवाब विशाल को देती है तो विशाल भी सुप्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप चाहती क्या हो। दरअसल आप भी इस तरह की किताबें पढ़ के और लोगों के साथ में संबंध बनाने के हमेशा सोचती रहती हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। विशाल जैसे अपनी दिल की बात सुप्रिया से कहता है, इस पर सुप्रिया इस कदर से गुस्सा हो जाती है कि विशाल को अपने घर से बाहर निकलने लगती है। पर अपने घर से जब बाहर निकालने की कोशिश करती है, विशाल सुप्रिया का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। सुप्रिया के साथ में जब जोर ज़बरदस्ती करता है, शीशा का गिलास जो वहाँ पे पड़ा था, इसी जोर ज़बरदस्ती में गिलास नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। सुप्रिया जब विशाल से छूट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसी गिलास का एक टुकड़ा सुप्रिया के पैर में जा कर के चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून भी निकलने लगता है। पर फिर भी सुप्रिया विशाल के चंगुल से निकलकर अपने बेडरूम में चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि बेडरूम का दरवाज़ा बंद करती, विशाल भी कमरे में पहुंच जाता है और फिर सुप्रिया के साथ में जोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। सुप्रिया के साथ में जब जोर ज़बरदस्ती करना शुरू करता है, सुप्रिया भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसमें विशाल को अब डर सताने लगता है कि अब लोगों को मालूम चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए विशाल अब सुप्रिया का मुंह बंद कराने के लिए एक प्लास्टिक का रस्सी लेता है, सुप्रिया के गले में लगा करके तब तक जोर से खींचता है जब तक सुप्रिया की सांसें नहीं रुक जाती है। सुप्रिया जब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से विशाल अपनी हवस पूरी करता है और फिर अब अपने आप को बचाने के लिए सुप्रिया की डेड बॉडी को उसी के सोफे में ले जा करके रख देता है और उस सोफे को दीवार से टच कर देता है और बड़े आराम से उसके घर की साफ़ सफाई करता है और फिर लगभग 3 बजे के आसपास उसके घर से बाहर निकलता है। किचन में से चाबी लेकर के बाहर घर के दरवाजे पे ताला लगा देता है और अपने घर चला जाता है। वाकई में विशाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस विशाल के ही तहरीर पे उसे अपने कस्टडी में लेकर पहले जिला अदालत में पेश करती है और फिर वहाँ से जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।